अब जब फर्दर मेरी ऑक्सीजन नीचे जाने लगी तो आई थिंक दिल्ली में साउथ दिल्ली में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहां मुझे बेड भी नहीं मिला, सिर्फ चेयर मिली थी इमरजेंसी में। मेरे सामने आधे घंटे का 4 लोग तो ऐसे बैठे बैठे मर गए, जो मेरे बगल में खड़े बैठ के ऑक्सीजन ले रहे हैं, कम एज के। जो मैंने न्यूज में देखा था ना, सेम मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था। कैसे किसी को बॉडी को आप प्लास्टिक में बंद करके जा रहे हो, सील कर रहे हो। वो दबा रहे थे, मुझे नहीं पता क्या क्या दबा के वो दबा रहे थे, ऑक्सीजन लगा के, प्रेशर बढ़ा के। तब मुझे रियलाइज हुआ मैं जा चुका हूँ। हाँ, लोग मरे हैं, कम से कम 80 लाख 1 करोड़ लोग मरे हैं उस टाइम, हर दूसरे घर में। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ मनी मिस्टेक्स। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे बहुत पुराने स्कूल फ्रेंड है। मैं इनसे काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे साथ पॉडकास्ट शूट करें। उसका एक रीजन ये है कि इनका लाइफ को लेके और पैसों को लेके थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इस पॉडकास्ट में हम पर्सनल फाइनेंस, मनी मिस्टेक से रिलेटेड डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा मानस हम लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे वो मौत के मुंह से बच के वापस आए हैं, कैसे वो सॉर्ट ऑफ अपना दूसरा जन्म जी रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानस, वेलकम टू आवर शो। थैंक्स भाई लाने के लिए। पर्सनल बातें हम वैसे ही बहुत कर चुके हैं, है ना। मैं तेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, तू मेरी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता है। आज हम अपनी ऑडियंस के साथ वो बातें करना चाहेंगे जो तेरी लाइफ में तेरी लर्निंग रही है। अच्छा, तो इस पॉडकास्ट में यार मैं तेरे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस की बात करूंगा। तो यार तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तूने कोई इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंने करवा रखा है। एक तो मेरे एम्प्लॉयर का ही है, राइट, एंड दूसरा मेरा प्राइवेट है, जो मैंने प्राइवेट ले रखा है। टर्म इंश्योरेंस मैंने नहीं करवाया है, एक मिस्टेक लगती है मुझे अपनी लाइफ में। लेकिन अब मैं उसको भी सोच रहा हूँ कि मैं अब थर्ड जो है इंश्योरेंस है वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए फैमिली के लिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मुझे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बताएगा कि तूने मेडिकल इंश्योरेंस कितने कवर का लिया हुआ है और क्या एम्प्लॉयर की साइड से है, कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में। एक्चुअली एम्प्लॉयर्स की तरफ से बाय डिफॉल्ट 6 लाख तो होते ही कवर अप, ओके, राइट, एंड एडिशनली मैंने प्राइवेट जो है वो 20 लाख का ले रखा है। अच्छा, तो तूने ऐड ऑन करवा लिया है। ठीक है, एम्प्लॉयर का। ठीक है। इसकी रीजन यही है कि अगर आप कभी जॉब स्विच करते हो तो जिस दिन आप जॉब छोड़ते हो उसी दिन से आपका इंश्योरेंस एम्प्लॉय वाला खत्म हो जाता है। इस बीच में कुछ होता है तो आप क्या करोगे। ये चीज मैं लाइफ में एक्सपीरियंस भी करी है कुछ टाइम पहले से। इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है। पहले तो मैं मेडिकल इंश्योरेंस को ज्यादा ध्यान देता नहीं था कि ये मुझे तक बेकार के वेस्ट ऑफ मनी, बिकॉज हेल्थ बिल सब ठीक चल रही थी बचपन से अब तक। लेकिन अराउंड 2.5 साल पहले जब आपको पता है डेल्टा वेरिएंट आया था कोविड में, तब मुझे जरूरत पड़ी थी मुझको, मेरी फैमिली को। कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए लाइफ के अंदर, मेरा ना बिल्कुल लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज हो गया लाइफ को देखने का, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो। बिकॉज पहले आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि यार मेडिकल इंश्योरेंस में तो पैसे क्यों लगूं और टर्म इंश्योरेंस क्यों लूं। लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसे थे कि उसी वजह से मैंने अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस ने मेरा कवर अप किया कोविड के टाइम पे जब मैं एडमिट था, तब मुझे समझ में आया कि कितना बड़ा अमाउंट खर्चा होता है हॉस्पिटल में, जो हमें दिखता नहीं है पहले इनिशियल एज ऑफ लाइफ में। तब तो अपने खर्चों में बिजी रहते हैं, ये खरीद दो वो खरीद लो। ऐसी इंसिडेंट्स था कोविड में जब मुझे जरूरत पड़ी थी कवर अप की। और उसके बाद से मुझे समझ में आया लाइफ में कभी भी कितने भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, बीमारी कभी कह के नहीं आती है। तो अब वो चीज़ समझने के बाद मैंने इंश्योरेंस मेडिकल अब 2 ले रखे हैं। पहली चीज मानस, जो इंसिडेंट्स की तू बात कर रहा है वो इंसिडेंट्स हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएगा कि तेरे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से तूने मेडिकल इंश्योरेंस किया। उसके बाद मेरे एक फॉलोअप क्वेश्चन होगा जो कि मैं बाद में पूछूंगा। 2020 में फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो कोविड था, आई थिंक, मुझे नाम तो याद नहीं पहले वेरिएंट का, लेकिन उस टाइम सब लोग अंदर थे घर में। उसके बाद जब ठीक हो गया तो लोगों ने फिर सेकेंड वेरिएंट में ध्यान नहीं दिया। राइट, कुछ कह सकते हैं कि मीडिया ने भी कवरेज सही नहीं दिया अबाउट डेथ एंड दी, कि वो कितना खतरनाक है कुछ। मेरे फैमिली में मेरे मामा को कोविड हो गया था, फैमिली में ज़्यादा सब लोगों को हो गया था, तो उनसे औरों को हुआ, मेरे फैमिली ज़्यादा सबको हुआ। सिवियर मुझे हुआ, मेरी मदर को हुआ, मेरी नानी को हुआ। मामा की पहले डेथ हो गई, मैं और मेरी मम्मी को एक साथ हुआ सिवियर बहुत ज़्यादा, मेरी नानी को भी। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक अप्रैल की बात है ये, मैं मम्मी को तो नहीं बचा पाया। मैं तो क्या ही बता पाता क्योंकि मैं तो खुद ही बेड पे था, ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, मेरी वाइफ दोनों को देख रही थी। घर पे एक ही वो था ऑक्सीजन सिलेंडर, तो सिलेंडर नहीं, वो मशीन होती है ना, कॉन्सेंट्रेटर, हाँ, वो एक ही था घर पे। सब हॉस्पिटल्स फुल पड़े थे, कहीं भी सोर्स लगवाओ कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा था।
तो वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमने घर पे प्राइवेट मेल नर्स रखा हुआ था, जो मुझको भी दिख रहा था और मेरी मदर को भी दिख रहा था। अब जब ऑक्सीजन 80 के चीज़ें डाउन जाने लग रही थी, तो उस टाइम मुझे भी ज़रूरत थी, मम्मी को भी थी, बट बीइंग मम्मी बीइंग डायबिटिक राइट एंड एज डिफरेंस, मैंने मम्मी को वो लगवा दिया था। अब जब फर्दर मेरी ऑक्सीजन नीचे जाने लगी, तो आई थिंक दिल्ली में साउथ दिल्ली में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ मुझे बेड भी नहीं मिला, सिर्फ चेयर मिली थी इमरजेंसी में। वहाँ बस ये था कि वहाँ आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही थी। तो मैं था तेरे साथ उस टाइम। हाँ, तुम थे। और फिर मेरी वाइफ ने मुझे वहाँ शिफ्ट किया एम्बुलेंस में। घर पे नर्स था, वो मम्मी का फॉलोअप ले रहा था, डॉक्टर से फ़ोन पे बात करके कौन से स्टेरॉइड्स देने हैं, क्या देने हैं। समहाउ मम्मी की एज प्लस डायबिटीज़ प्लस सही टाइम पे इलाज ना मिल पाना एक कारण था, जिसकी वजह से वो उस दिन चली गई। और इन द मीन वाइल पता ही है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे था, एंड वहाँ पे मैं बेड भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ चेयर थी। मैं चेयर में बैठ के ऑक्सीजन ले रहा था अपने आप को सस्टेन करने के लिए। और मेरे पास आई थिंक 50 लोग होंगे उस रूम में, 50 से 40 लोग तो थे ही। मेरे सामने आधे घंटे का 4 लोग तो ऐसे बैठे बैठे मर गए, जो मेरे बगल में खड़े बैठ के ऑक्सीजन ले रहे हैं, कम एज के। एक इंसान तो उठा था कि मैं टॉयलेट करके आता हूँ, क्योंकि टॉयलेट के लिए तो वो फैसिलिटी तो है नहीं चेयर में बैठ के, कोई नर्स नहीं थे अटेंड करने के लिए, और उसने ऑक्सीजन सिलेंडर हटाया है, वो वॉशरूम तक गया, वहीं गिर गया, और जो उसको वापस लाया, रिवाइव करने की कोशिश करी, वो खत्म था। तो बहुत बुरा मंजर था उस टाइम पे। मैं इतना भयानक मंजर, मुझे लगता मैं शायद सपना देख रहा हूँ। एंड मीनवाइल मेरी वाइफ ने सोर्स लगा रखी थी थ्रू हर कंपनी, जिस मेडिसिन कंपनी में काम करती है। तो फोर्टिस में एक बेड खाली होने वाला था, जिसके लिए जो मॉम को मिलने वाला था, बट समहाउ उससे मिलने से जस्ट कुछ घंटे पहले ही मॉम नहीं बच सकी। और उसी से 2 घंटे पहले मेरी नानी की डेथ हुई कोविड से ही, सेम डे। कमिंग बैक टू माई प्लेस, मुझे नहीं बताया गया था कि मॉम एक्सपायर हो चुकी है, मैं अपना ऑक्सीजन ले रहा था। और आई थिंक तू भी तो आया था रात में। और अच्छा, रात में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन सिलेंडर मेरा हटा दिया गया, क्या कहा गया कि रीफिल के लिए गया है। एंड तू नहीं, शायद मैं तो फोन कर रहा था, तो तूने कहा था कि वो बंदा तो गेम खेल रहा है मोबाइल पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो तो नॉर्मली लेते हैं इन चीज़ों को। इसी बीच मेरी वाइफ घर चली गई थी मॉम की बॉडी को ठीक करने, मतलब क्योंकि सुबह भी आने वाले थे जो पीपी किट में, जो मॉम को लेके जाते, डायरेक्ट तो अलाउड था नहीं किसी को लेके जाना। तो अब मीनवाइल मैं उसको फ़ोन कर रहा था, मैं तुझे फ़ोन कर रहा था, मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, मेरी ऑक्सीजन हट चुकी थी। मेरे पास ऑक्सीमीटर था, तो जब मैं चेक करी तो मेरी 65 आ चुकी थी, और मैं प्रोन पोजीशन में जो बताई गई थी उस टाइम पे, राइट। अब मैं वैसे लेटा हुआ था। अब थोड़ी देर में जब मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी, मैंने कहा था कि अंकित मैं नहीं बचूंगा शायद, राइट। मीनवाइल वाइफ मेरे रास्ते से वापस आई रही थी यहाँ पे हॉस्पिटल। मेरी वाइफ बिना पीपी किट के कोविड वार्ड में ऊपर, मुझे बाद में कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ भी डेथ हो रही थी, कोई बगल में मर रहा है, कोई उल्टी कर रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, बस ऑक्सीजन आगे चले जाते थे। और मेरे सामने एक अंकल मर गए, मेरे जस्ट अपोजिट बैठे हुए थे, उनकी डेथ हो गई। फिर आके वो एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में उसको बंद कर रहे हैं। वो एक जो मैंने न्यूज़ में देखा था ना, सेम मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था। कैसे किसी को बॉडी को आप प्लास्टिक में बंद करके जा रहे, सील कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ टीवी में देखना, अपनी आंखों के सामने देखना, बहुत अंतर होता है। इन द मीनवाइल जब मेरी वाइफ आई, तो पता ये शायद वो ऊपर नहीं आने दे रहे थे, पीपी किट में सिर्फ मास्क लगा रखा था उसने, डबल मास्क। मुझे पता था मैं खत्म हूँ। जैसे ही वो ऑक्सीजन लड़ा के कैसे करके ऊपर लाई थी, आई थिंक तू शायद नीचे था, राइट, तू नीचे था, वो ऊपर आई थी, रिसेप्शन पे था, अलाउ नहीं कर रहे थे। वो एक नर्स को लेके आई थी, लड़ा के, गार्ड एंट्री नहीं दे रहा था वार्ड का, उससे लड़के धक्का मार के आई थी। जब तक वो आई है और मैंने देखा वो टैंगल अप जो उनका मास्क था उसको लगाने की कोशिश कर रहे सिलेंडर में, तब मेरी आंख बंद हो गई थी। एंड जब वो मेरी आंख बंद हुई है, उसके बाद ना कह सकते हो सपना कह सकते हो, या फिर कुछ सेकंड्स का गैप हुआ होगा, मेरी आंख फिर खुली और मुझको लगा यार सब जो मुझे दिक्कत हो रही थी सांस लेने में, दर्द हो रहा था छाती पाती, मुझे बहुत पेन आता था चेस्ट में, ये सब खत्म हो गया एकदम से। और मैं बड़ा खुश, और मैं खड़ा हुआ हूँ बैठ के बगल में साइड में थोड़ा, मैंने कहा एकदम से ठीक हो गया मैं। फिर बगल में देखा तो मैं ही लेटा हुआ था, और मेरी वाइफ और वो जो नर्स था वो दबा रहे थे, मुझे नहीं पता क्या कर दबा के वो दबा रहे थे, ऑक्सीजन लगा के मुझे प्रेशर बढ़ा के। तब मुझे रियलाइज हुआ यार मैं जा चुका हूँ, हाँ, उस कुछ देर के लिए। और बट लेकिन एक एक्सपीरियंस जो मुझे उस टाइम जो फील हुआ था, जो मैंने लोगों से सुना भी है, सच्चाई भी है या नहीं है, मुझे जो फील हुआ
मैं बहुत खुश था। मतलब जैसे होता है ना, आपके अंदर से इमोशंस खत्म हो जाते हैं। आदमी क्या सोचता है ज़िंदगी में, मैंने क्या कमाया, मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मैं पीछे क्या छोड़ के जा रहा हूँ, बच्चों का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, या इनकेस पेरेंट्स या और Right, फैमिली, बिल्कुल। राइट? उस टाइम मेरे अंदर उस सांस को रोकने से पहले तो था, उस सांस के बंद होने के बाद जब मैंने आँख खोली तो मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं थे और मैं बल्कि खुश था। मेरे अंदर सब कुछ हट चुका था कि मैं पीछे क्या छोड़ के जा रहा हूँ, या मेरे कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में। बस मैं देखता यार मत कर, रिवाइव मत करो, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और फिर मेरी आँख बंद हुई, फिर आँख खुली तो फिर से वही सेम, चेस्ट में पेन, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन है। पहले मैं बहुत डरता था डेथ से, लेकिन ये एक्सपीरियंस होने के बाद मेरे साथ मुझे फील हुआ कि बहुत आपको आराम मिलता है ना? तो एक एक्सपीरियंस ये था, जिसे आप कह सकते हो कि मैं दोबारा ज़िंदगी मिली है मुझे। और फिर सुबह फोर्टिस का जो बेड खाली हुआ था, फिर वो मुझे दे दिया गया। कह सकते हो कि शायद मम्मी ने अपनी जान दे के मेरी बचा ली, वो बेड तो उनको मिलना था। फिर फोर्टिस में रहा मैं 14 दिन। वो सब जो भी आपकी दवाइयाँ चढ़ी थी, नाम तो मैं उसका भूल गया, इसके लिए बहुत इंजेक्शन जो था, बहुत मारा मारी थी जिसको लेके, जो मार्केट में मिल भी नहीं था, लाख लाख रुपए में बिक रहा था। आई डोंट मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो सब चढ़ाए गए मेरे को, फोर्टिस में रहा मैं 14 दिन। फिर उसके बाद मुझे 2 महीने रिवाइव होने में लगे। 2 हफ्ते तक तो मैं चल नहीं पाता था, चलते ही नहीं सांस रुक जाती थी। तो उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे लाइफ में समझ में आया कि आपको ना इंश्योरेंस मैंडेटरी फॉर योर लाइफ। जस्ट लाइक आप कार के इंश्योरेंस करवाते हो, कार का इंश्योरेंस क्या होता है? करेक्ट। गवर्नमेंट आपने आपके लिए मैंडेट कर रखा है, एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट? अदरवाइज यू हैव टू पे सम चालान एंड ऑल दैट, राइट? वो क्यों करती है? जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवा सकते हो, अपनी हेल्थ का क्यों नहीं? एग्जैक्टली, ये तो आपकी आई लाइफ है। टोटली एग्री विद यू। और मतलब आई टोटली, आपके जो थॉट्स हैं, आपका लाइफ का इंसिडेंस सुन के मैं अभी भी इमोशनल हो गया, मेरे रोंगटा अभी भी खड़े हो गए, क्योंकि वो सारी जो पिक्चर थी वो मेरे दिमाग में चलने लग गई कि वो कितना डिफिकल्ट टाइम था यार। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं हॉस्पिटल आया था, तो वहाँ का जो स्टाफ था ना हॉस्पिटल का, तेरे को चेयर से रूम में शिफ्ट कर दिया था। हमें बोला गया था कि कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, तो तेरे कहीं जनरल वार्ड में ऊपर ले गए थे 7th 8th फ्लोर पे, और किसी और को एंट्री नहीं मिल रही थी वहां पे। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन यू कॉल्ड मी, और जब तुम मुझसे कह रहा था कि अंकित मैं नहीं बच पाऊंगा, आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। तेरी वाइफ ने, मैं यही बोलता हूँ तुझसे हमेशा कि उसमें उसका भी बहुत मेजर योगदान था। हाँ, क्योंकि इतनी पावर थी उस लड़की में उस टाइम पे कि वो कुछ भी कर सकती थी। उस टाइम पे वो किसी भी जिद पे किसी से भी लड़ सकती थी। जैसे तूने बताया कि वो लड़के गई थी, वो मेरे सामने की बात है कि वो गार्ड एंट्री नहीं दे रहा था, तेरी वाइफ लड़के स्टेयर्स से गई है वो 7th 8th फ्लोर पे। वहां पे लोग एंट्री करना अलाउ नहीं कर रहे थे, कैसे भी करके, क्योंकि शी वॉज, उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, वो सिर्फ इसी चीज में स्ट्रगल कर रही थी कि दिल्ली वाले हॉस्पिटल से तेरे नोएडा वाले घर पे आ रही थी, नोएडा वाले घर से दिल्ली वाले हॉस्पिटल में आ रही थी। उसका कई बार, क्योंकि मैं उसके साथ फोन पे कॉल्स पे था, तो वो हेल्पलेस फील कर रही थी। मतलब वो तेरे साथ एक्सप्रेस नहीं कर रही थी तेरे सामने, लेकिन मुझे पता है वो किस सिचुएशन में थी। और उस टाइम पे तेरा जो हाल था, वो मैं ये कहूँगा कि भगवान, वो जो टाइम आया था वो टाइम दोबारा आई नहीं। आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है सोच के कि इस तरीके के कुछ इंसिडेंसेस हुए थे। बाय गॉड्स ग्रेस, योर मदर्स ब्लेसिंग्स, योर फादर्स ब्लेसिंग, तू आज हमारे साथ है। और मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ तेरी बात से, क्योंकि तू और मैं तुझसे इमोशनली कनेक्टेड हूँ, क्योंकि आई नो यू फ्रॉम बचपन से, है ना। मैं जानता हूँ कि तेरी लाइफ किस तरीके की रही है, क्योंकि तू कितना पैम्पर्ड चाइल्ड रहा है। तेरे पेरेंट्स ने तुझे कितना पैम्पर करके किया है। जब तू हॉस्पिटलाइज था, उसके बाद तू आया, और उसके बाद तेरा जो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, वो मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात लगी है तेरी। मुझे पता है कि तू ही मुझे सिखाता है, तू मुझे बताता है इस बारे में कि एवरीथिंग इज नॉट मनी, देयर इज समथिंग बियॉन्ड मनी आल्सो, है ना। बिफोर कोविड तू पहले पैसे के पीछे या जॉब, ये कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, स्ट्रगल में, इस हसल में लगा रहता था। अब नाउ योर होल पर्सपेक्टिव हैज बीन चेंज टुवर्ड्स लाइफ, राइट। इंश्योरेंस की जैसे तूने बात करी, इंश्योरेंस एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शायद तेरा मेरा इस बारे में बहुत लंबा डिस्कशन भी हुआ है पहले, है ना। ऑफलाइन हम लोग काफी डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। और जैसे तूने कहा, तूने एम्प्लॉयर का ले रखा है, तूने पर्सनल इंश्योरेंस भी लिया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था। जो तूने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है वो कितने अमाउंट का है, कितना कवर का है? 20 lakhs का है।
अच्छा, प्राइवेट वाला। तो तेरा एम्प्लॉयर वाला जो है वो भी 20 लाख वो रुपीस 6 लाख का है, बाय डिफॉल्ट इतना होता है मिनिमम। अच्छा, तूने उसमें ऐड ऑन करवाया है? नहीं, क्योंकि मेरे पास 2 थे तो फिर ऐड ऑन नहीं करवाया। तो तेरा एम्प्लॉयर साइड पे 6 लाख रुपीस का है और तूने एडिशनल जो पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है 20 लाख रुपीस का। उसमें तेरा कवर है या तेरा तेरी वाइफ का, दोनों वाइफ का? का, दोनों दोनों का का कंबाइंड। ये तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है भाई। उस टाइम तुझे रियलाइज हो गया, आई एम श्योर बहुत सारी ऑडियंस ये भी सोचती होगी जैसे तू, तेरा पर्सपेक्टिव था पहले मेडिकल इंश्योरेंस को कि इट्स वेस्ट ऑफ मनी। स्टार्टिंग में जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मेडिकल इंश्योरेंस में पैसे क्यों खर्च करने हैं, दिस इज वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज एक्सपेंसिव होती जा रही है, नॉर्मल हमारे देश का जो इन्फ्लेशन है ना, गवर्नमेंट की टर्म्स में, गवर्नमेंट की अगर मैं फिगर्स बोलूं 6 to 8% पर एनुअली है, लेकिन एक्चुअल जो इन्फ्लेशन है वो 10 से 12% है। और मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज का जो इन्फ्लेशन है ना वो 14 से 16% है मेरे भाई। 14 से 16% के दर पे हर साल मेडिकल फैसिलिटीज एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो तू समझ सकता है वो मेडिकल इंश्योरेंस लेना तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट। वही तो, जब अमाउंट निकलता है जेब से तो पता लगता है कि इंश्योरेंस ले लिया होता है। तो एक इसमें मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जब तू हॉस्पिटलाइज हुआ था और उस टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम था, है ना, हॉस्पिटल भी ओवर चार्ज कर रहे थे, 1000 रुपए की चीज को 5000 10,000 रुपए चार्ज कर रहे थे, तो जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए थे कितने अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा हुआ होगा? देखो, मुझको तो जो उम्मीद थी, मैं आई थिंक 12 से 14 दिन रहा था, मुझे एग्जैक्ट डेट्स तो याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे चार्जेस ले रहे थे हॉस्पिटल वाले, कुछ भी चार्ज कर रहे थे, राइट। मुझे तो लगा था कि मेरा 10-12 लाख तो मेरा कहीं नहीं गया। जब मैंने बिल देखा चार्ज के बाद, इट वाज लाइक 1,90,000। ओह, इतने का। ओके। अच्छा, तो एक्चुअली मैं इमरजेंसी में नहीं था, क्योंकि इमरजेंसी में बेड ही खाली नहीं था, तो मुझे अलग से एक कॉमन शेयरिंग बेड दे दिया गया था, ऑक्सीजन दे दी गई थी, वहीं इलाज चल रहा था मेरा। इमरजेंसी वाली हालत थी, लेकिन ऑप्शन नहीं था। जब तेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गया तो तब की फोर्टिस नोएडा। अच्छा, ओके। हो सकता है मैं इमरजेंसी में नहीं था इसलिए एक्सपेंसेस कम रहे हो। अच्छा, उस टाइम क्या था ना, जैसे हॉस्पिटल्स वाले कुछ भी चार्ज कर रहे थे, पेपर में भी आता था, न्यूज़ में, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने ना चेक्स एंड ऑडिट्स लगा दिए थे उस टाइम पे। हो सकता है इस वजह से ही, फोर्टिस एक ब्रांड है, प्रोबेबली उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाए, एंड जो भी नॉमिनल चार्जेस, बिकॉज इट वाज अ शेयरिंग रूम था वो 4 लोगों का, उस हिसाब से कॉस्ट काट के जैसे भी किया। और एमएनसी के तो अलग चार्जेस होते हैं ना पर डे के, बहुत ज़्यादा हो। मैं तो शॉक में था, 2 लाख रुपए में 12 दिन, वो कोविड फोर्टिस, तो मतलब इट वाज क्वाइट वैल्यू फॉर मनी। मतलब देखा जाए ना, वैल्यू फॉर मनी, हेल्थ ही खराब थी, लेकिन अगर इतने दिन आप फोर्टिस ब्रांड में रह रहे हो और 2 लाख रुपए दे रहे हो कोविड में, जबकि आपको बेड नहीं मिल रहा है। और जब मुझे शिफ्ट करते हैं फोर्टिस में फ्रॉम एम्बुलेंस टू मेन एरिया, आई हैव टू वेट आउटसाइड, क्योंकि मेरी सब चेक चल रहे थे एम्बुलेंस के अंदर बैठ के। ओके, आपके शुगर कितनी है, आपके ऑक्सीजन लेवल की, क्योंकि उनका कुछ था कि इस लेवल से कम नीचे लेंगे पेशेंट। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, लोग मरे भी इसलिए ज्यादा है कि वो कहते थे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है, 89 भी है, तो हॉस्पिटल आपको डिनाई कर देगा। ओके, अगर आपको ये बात पता हो, ये चीज गलत थी। अगर ये चीज नहीं करते ना तो कितनी जानें बच सकती थी। इन्होंने ये काम किया है, उन लोगों को हॉस्पिटल नहीं दिए गए जिनकी 90 से अबव थी, उनको ले लिया, जबकि मेरी कम थी, बट समहाउ मेरी वाइफ ने ट्राई किया था, जैसे भी करके हो गया था मेरा। तो जब मैं फोर्टिस के बाहर खड़ा था इमरजेंसी में, एम्बुलेंस में बैठा हुआ था, मेरे टेस्ट चल रहे थे, मेरी शुगर भी शायद 400 आई थी उस टाइम पे, जबकि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, स्टीरॉइड्स की वजह से। फोर्टिस के बाहर गार्डन में लोगों को ना ऑक्सीजन दी जा रही थी। गार्डन में लोग लेटे हुए हैं पेशेंट्स, और उनको वहीं पे वो लेट के ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा मिल गए होंगे फोर्टिस को जैसे भी। कुछ लोग आ रहे हैं एंड जो पार्किंग होती है ना, वहाँ ऑक्सीजन ले रहे हैं गाड़ी में, बेड नहीं है, वो गाड़ी में डेथ हो रही है उनकी। मेरे सामने एक ब्रेजा थी, उसमें वही डेथ हो गई ऑक्सीजन लेते फोर्टिस में, जब मैं 1 घंटा एम्बुलेंस में बैठा हुआ था ऑक्सीजन लेके। ऐसा कुछ सिचुएशन थी। मुझे तो नहीं लगता कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा इंडिया में जिसकी जान पहचान में किसी ना किसी की उस टाइम डेथ ना हुई हो डेल्टा वेरिएंट। राइट। आई डोंट नो गवर्नमेंट कैसे आंकड़े बताती है, 5 लाख लोग मरे हैं, कम से कम 80 लाख 1 करोड़ लोग मरे हैं उस टाइम। हर दूसरे घर में कुछ ना कुछ हो रहा। नहीं, तू बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है क्योंकि तू उन लोगों के बीच में रहा है और तूने 2 हफ्ता गुजारा है। तो पहले गवर्नमेंट में था, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में रहा, तो आई एम श्योर तेरे साथ तू भी देखता होगा डेली बेसिस पे कोई ना कोई किसी की डेथ हो रही थी, और बहुत ही खराब टाइम था, मतलब बहुत बुरा। आई विश कि कभी वो टाइम दोबारा आए ना किसी की लाइफ में भी, जैसे मैंने कहा। और वो इसमें मैं तुझसे जो पूछ रहा था कि जो तेरा 2 लाख रुपए का जो खर्चा आया था, उसमें तूने कितना पे किया, तेरी इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे किया था, और कितना मैंने 20% पे किया था। 22% उसमें क्या होता है, 10% होता है को पेमेंट, ठीक है, जो आपको एम्प्लॉय, जैसे मैं हूँ पेशेंट को मुझको पे करना है। उस टाइम वो एम्प्लॉय वाला इंश्योरेंस था, प्राइवेट नहीं था।
प्लस उसमें कुछ नॉन कंज्यूमर्स ऐसे कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, वो मिला जुला के 10 से 15% बैठ जाती है, कभी 10% कभी 15%, विच इज फाइन। तो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर, आई थिंक 20 to 25% के बीच में कुछ मैंने पेमेंट की थी। क्लोज टू 45-50,000 रुपीज तूने पे करा था, 40 से 50,000 के अप्रोक्सीमेटली। हाँ। बाकी तेरी इंश्योरेंस यार, विच इज नॉट बैड एट ऑल, मतलब उस टाइम के हिसाब से इंश्योरेंस का। और जैसे तूने बताया कि हॉस्पिटल ने भी ओवर चार्ज नहीं किया, इंश्योरेंस कंपनी ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनीज भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो पा रहा था, तो विच इज ऑल्सो वेरी गुड की हुआ। लेकिन आई एम श्योर जैसे तेरे केस में वो 2 लाख था, तू 2 हफ्ते रहा, 2 लाख का ही बिल बना। लेकिन मैंने ऐसे काफी सारे इंसिडेंसेस सुने जो एक एक हफ्ते हॉस्पिटलाइज हुआ, 10-10 लाख रुपए का बिल पे किया उन्होंने। बहुत आराम से। मेरे मामा आई थिंक नोएडा के एक हॉस्पिटल में, उसका नाम नहीं लूंगा, वो हॉस्पिटल इतना कोई फेमस भी नहीं है, इतना कोई बड़ा भी नहीं है, इतनी कोई फैसिलिटीज भी नहीं है। मेरे मामा शायद 2 दिन रहे थे, 2 दिन में उनकी डेथ हो गई थी। उनके 3.5 लाख रुपए लिए थे 2 दिन के। बहुत। और बॉडी भी वो कह रहे तब देंगे जब आप पेमेंट कर दोगे। वो तो खैर पेमेंट तो कर दी थी, हिसाब है। हॉस्पिटल्स भी बहुत खराब बिहेवियर था उन लोगों का। जैसे मैंने बताया, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तू ऑक्सीजन से फाइट कर रहा था और तेरा जब कॉल आया था, तो वहाँ पे मैंने देखा काफी सारी, मतलब जैसे उन अटेंडेंस वगैरह से मैंने बोला, रिसेप्शन पे मैंने किसी बोला उसके, तो दे वर लाइक वेरी नॉर्मल, फोन में गेम खेल रहे हैं या फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उनको कोई बहुत ज्यादा फर्क, वो कोल्ड हार्टेड हो गए थे, उनको नहीं फर्क पड़ रहा था कोई मर रहा है, कोई मर गया तो उठा के ऐसे डाल दिया। करेक्ट। तो वो वहाँ पे मतलब मुझे खुद फील हो रहा था कि ये इस लेवल का भी लो इंसान हो सकते हैं क्या, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे इतना फर्क पड़ रहा था, मैं इतने फियर में था उस टाइम पे, क्योंकि टाइम इतना खराब चल रहा था, मैं खुद फियर में था। ऊपर से इस तरीके की चीजें देख के ना मेरे दिल घबरा गया वहाँ पे। और पता है आपको एक चीज और बताऊं, उस टाइम पे जो भी नॉर्म्स थे, आप क्या करते हो, आपके घर में किसी की डेथ होती है, आप पहले उसको नहलाते हो, तो नहलाने का ऑप्शन ना भी हो कोविड की वजह से, एटलीस्ट आप उसको दाग तो देते हो। उस टाइम बॉडी लेना ही अलाउड नहीं था, वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे थे फेंक के। जो इलेक्ट्रॉनिक आपकी क्या फर्नेसेस होती है ना, ये जो इलेक्ट्रिक वाली होती हैं, एक तो होती है इसमें बॉडी को लिटाते हैं, एक होती है फर्नेसेस बनाई दी गई थी उस टाइम पे, मुझे याद है। उसमें पॉलिथीन सील्ड बॉडीज को डाल रहे थे, और एक फर्नेस में एक बार में 4 पार्ट डाल रहे हैं। oh, shit. किसकी ऐश, जो हम कहते हैं कि हम भाई इसको नदी में अपने पूर्वजों को वो करके आएंगे, कुछ नहीं पता किसी को। मैं अपनी मम्मी को दाग तो नहीं दे पाया, अच्छा मेरी फैमिली फ्रेंड ही है, मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने ये काम किया मेरी बिहाफ पे। बट एटलीस्ट ये था कि वो चीज़ मैं बाद में कोविड से जब आया वापस, तो मैं फिर गढ़ जाके मैं उनकी अस्थियों को कर पाया, जबकि कई लोगों को उसका भी ऑप्शन नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसा टाइम भी था। मिला जुला की चीज़ें हैं लाइफ की। अब हर इंसान की ना एक्सपीरियंस के बाद अपने व्यूज चेंज होते हैं लाइफ के। पहले कुछ और थे, पहले फॉर एग्जांपल मैं गाड़ियों में बहुत पैसे खर्च करता था। एक बार तो ऐसा होता, तुझे याद भी होगा, मैंने एक सफारी 1 महीने में बेच दी थी खरीद। आई रिमेम्बर, तुझे गाड़ियों को बहुत ज्यादा शौक था। हाँ, तो शादी भी नहीं हुई थी, तो थोड़ा था मैं उस टाइम पे ऐसा। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, अब गाड़ी एक ऐसी चीज है कि चला लो बस, जब तक सही है तुम पे। राइट, गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसका सिर्फ और सिर्फ यूज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने का। राइट। तुझे याद होगा, आई एम श्योर, हम जब डिस्कस करते थे तो मैं तुझसे कहता था कि यार तू इतनी गाड़ियां क्यों परचेज करता है, तेरा एक हैबिट तूने बना रखी थी हर 2 साल में गाड़ी चेंज करने की, और मैं तुझे कहता था कि हर 2 साल में यार इस पे इतना स्पेंड करना इज नॉट नेसेसरी। राइट, शायद तेरे को और चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी जहाँ पे तू बेटर इन्वेस्ट कर सके या स्पेंड कर सके, विच इज अ गुड थिंग। अब तूने वो छोड़ दिया, जैसा तूने बताया कि अब तू गाड़ियों में नेसेसरी वो स्पेंड नहीं करता है, उसको तूने एक नेसेसिटी की तरह लिया है, उसकी नीड के बेसिस पे लिया है कि यार गाड़ी की क्या नीड है। तो जैसे बताया मैंने कि कोविड होने के बाद मेरे काफ़ी व्यूज़ चेंज हुए लाइफ को लेके, फालतू पैसे नहीं खर्च करने गाड़ियों पे। साथ साथ मेरा ये भी व्यू रहा है कि पैसे बचाने के साथ साथ आप अपने हैप्पीनेस पे भी थोड़ा ध्यान दो लाइफ। भाई मैंने एक जगह कोट पढ़ा था कि द सेकंड नेम ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल, इट्स अप टू यू हाउ यू कैन टेक आउट हैप्पीनेस फ्रॉम इट। करेक्ट। हैप्पीनेस हमें कैसे मिलती है, खुशियाँ हमें कैसे मिलती है? फैमिली से मिलती है, घूमने फिरने से मिलती है, खाने पीने से मिलती है। अब रही बात खाने पीने की, उस पर तो मैं ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता, बिकॉज बाहर का तो आजकल आपको सबको फूड से ही प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मैं अपना जो भी कमाता हूँ उसका मैं कुछ परसेंट साल में रखता हूँ कि मैं ये सिर्फ घूमने के लिए रखूंगा। कम से कम 3 to 4 ट्रिप्स आपकी साल में होनी चाहिए, क्वार्टरली 1, चाहे शॉर्ट ट्रिप्स ही हो, एक बड़ी लंबी हो, कुछ 2 दिन की हो सकती हैं। आप पहाड़ पे चले गए एक्सकर्शंस करने 2 दिन के लिए भी, राइट। बहुत आपका माइंड चेंज होता है, और आप ना आपको अंदर से एक अच्छा फील आता है। अगर आप डिप्रेशन में भी हो, किसी चीज़ लेकर परेशान भी हो, तो वो चीज़ें अपने आप कम हो जाती हैं।
लाइफ में। जैसे हम लोग बोलते रहे, एक बड़ा कॉमन सा बात है, वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। वर्क, काम भी करो, लाइफ भी देखो, अपनी फैमिली। सिमिलरली यही है कि आप जब पैसे की बात आती है, इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, इन्वेस्ट करो, लेकिन कुछ पैसा अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करो एक्सपीरियंसेस के लिए। इस चीज में मैं एक चीज और तुझे ऐड करना चाहूंगा। कभी भी एक, कई लोग कहते हैं ना यार पैसा कमाना है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हर कोई क्या कर रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन आइडियली होना क्या चाहिए, बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए। यू शुड हैव अ बैलेंस ऑफ गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड हैप्पीनेस, लव, फेम अगर आपको चाहिए तो इस चीज का बैलेंस होना चाहिए। आप किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में एक्सट्रीम होगी और बाकी चीज कम होगी ना, तो वो अच्छी लाइफ नहीं होगी। आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, आपके पास फैमिली नहीं है, आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, आपके पास प्यार नहीं है, आपके पास गुड हेल्थ नहीं है, आप कैसे एंजॉय करोगे उस पैसे को? तो बैलेंस लाइफ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम चीज मैं अपनाता हूँ। अब जैसे टर्म इंश्योरेंस मैंने नहीं ले रखा था, जो कि एक मेरी गलती है। अब थोड़ा बहुत मैं समझ लाऊंगा साल में, भाई मेडिकल इंश्योरेंस पे एम्फसाइज करने लगा हूँ। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं टर्म इंश्योरेंस भी जल्द ही जल्द ले लूँ, which is also good for the family. एग्री। तुझे टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट क्या होता है कि तुम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर लेते हो। टर्म इंश्योरेंस होगा, आपको पता है लाइफ कितनी अनसर्टेन है ना, किसी को कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आफ्टर दैट पर्सन्स डेथ उसकी फैमिली कम से कम फाइनेंशियली सिक्योर रहेगी। फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनकी हेल्थ के एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की पढ़ाई के एक्सपेंसेस है, कम से कम आप फैमिली को तो सिक्योर कर पाओगे ना, तो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब मैं वही तो पूछना चाहता हूँ भाई, जैसे कि अपनी सैलरी का कितना % हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके रूल समझ में नहीं आते कि भाई अगर मैं 10x लूँ, 15x लूँ, राइट, तो उस हिसाब से फिर मेरी प्रीमियम कितना जाएगा पर ईयर। तो हर चीज़ देखनी पड़ती है कि आजकल हर तरह की एक्सपेंसेस बहुत है लाइफ। तो ये चीज़ मुझे तेरे से जाननी है कि हमें कितना एक टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट करना चाहिए अपनी सैलरी से। यार देख, टर्म इंश्योरेंस का वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, डिफरेंट लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव है उनका टर्म इंश्योरेंस को लेके, लेकिन आइडियली कहा गया है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फैमिली में आपके डिपेंडेंट कितने हैं। जैसे तेरी फैमिली में तेरे पे डिपेंडेंट कितने हैं, तेरी वाइफ है, क्या वो अर्निंग है? यस। तो सॉर्ट ऑफ देखा जाए तो सोल अर्नर नहीं है, ब्रेड अर्नर नहीं है, तू और तेरी वाइफ दोनों कमाते हैं। फॉर नाउ, जस्ट फॉर द बिगनिंग, जो भी तेरी एनुअल सैलरी है उसका तो 10x भी टर्म इंश्योरेंस ले लेगा तो इट्स गुड टू हैव। विद टाइम जैसे जैसे तेरी सैलरी बढ़ती जाती है उसको 15x या 20x तक कर ले तो अच्छा है, जब बाद में हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मुझको लगा था कि एक बार ले लिया तो फिर वो अमाउंट सेम ही रहेगा। नहीं, तो टर्म इंश्योरेंस का क्या रूल होता है, टर्म इंश्योरेंस में आपकी एनुअल सैलरी का जनरल इंश्योरेंस कंपनी 15x से 20x मैक्स देती है। लेट से आपकी सैलरी 20 लाख रुपए साल की है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस मैक्सिमम 4 या 4.5 करोड़ रुपए तक का मिल पाएगा। डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी के डिफरेंट रूल्स होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में 20x से ज्यादा नहीं देते। तो यार देख, टर्म इंश्योरेंस बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि तुम फैमिली के सिंगल ब्रेड अर्नर हो, तुम्हारे पास डिपेंडेंट कितने हैं। तो तेरी फैमिली में तेरी वाइफ जैसे अर्निंग है ना, तू भी जॉब करता है, वो भी जॉब करते, तो आई विल सजेस्ट स्टार्टिंग के लिए तू अपनी एनुअल सैलरी का 10x तक का टर्म इंश्योरेंस ले ले, और तेरी सैलरी बढ़ेगी, तेरी फैमिली ग्रो करेगी, उसके हिसाब से तू अपना टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ा सकता है। अभी 10x ले ले, उसके बाद 15x, जैसे तेरे को सही लगता है वैसे कर ले। एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, क्या जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसे काफी सारे इंसिडेंसेस देखे हैं, इस चक्कर में मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रॉब्ली तेरे को ये हेल्प करे तेरा टर्म इंश्योरेंस फाइनल करने में। तो काफी सारे इंसिडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से टर्म इंश्योरेंस लिया, दूसरी जगह 2-3 कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया। तो टर्म इंश्योरेंस का एक इंश्योरेंस कंपनी की साइड से ना मैक्सिमम कैप होता है, जो आपकी एनुअल इनकम है उसका मैक्सिमम 20 या 25x तक का उनका मैक्सिमम कैप होता है। हर कंपनी का वेरी करता है, किसी का 15x भी होता होगा, किसी का 30x भी होता होगा, लेकिन आई एम सेइंग 15 to 30x तक की आपकी मैक्सिमम कैप होता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी कैश की भी इनकम होती है, कुछ ऑनलाइन होती है, तो उन्होंने जो उनकी वाइट की इनकम होती है उसके बेसिस पे वो डिसाइड किया जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि लेट से उनकी 20 लाख रुपीज वाइट की इनकम है, उन्होंने शो कर दिया, उनका मैक्सिमम जो कैप था इंश्योरेंस कंपनी जो देती है वो 4 करोड़ रुपीज का था, उन्होंने 4 करोड़ रुपीज का टर्म इंश्योरेंस ले लिया। तो क्या करते हैं कि दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी सेम अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, अगर आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस है, तो अगर आप दूसरी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो ना, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपने कोई और टर्म इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं ले रखा है। अच्छा। और ले रखा है तो कितने अमाउंट का ले रखा है। तो लोग उसको छुपा लेते हैं, कि तुम्हें पता है, क्योंकि एजेंट वाला मॉडल होता है, एजेंटों को प्रीमियम चाहिए होता है, प्रीमियम से कमीशन मिलता है उनको, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है कि कैसे ना कैसे करके टर्म इंश्योरेंस बेच दो, तो एजेंट बेच देते हैं। आइडली क्या होता है कि अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है और एक टर्म इंश्योरेंस आप और ले रहे हो, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपने दूसरा टर्म इंश्योरेंस, कोई और टर्म इंश्योरेंस है, अगर है तो कितने कवर का है।
तो इंश्योरेंस का एक कवर होता है मैक्सिमम 20x या 25x, हर कंपनी का वैरी करता है, उतना ही मिल पाता है। अगर कुछ ऐसी अनसर्टेन कंडीशन हो जाती है किसी के साथ की डेथ हो गई, तो आप मैक्सिमम जो कैप है आपका, आपकी सैलरी का, उतना ही क्लेम कर पाओगे, उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर पाओगे। तो आपने अगर एक की जगह 2 या 3 मैक्स कैप के अगर इंश्योरेंस ले भी लिए कैसे ना कैसे करके, तो वो आपके वेस्ट ऑफ मनी है, वो आपको जो प्रीमियम गया है वो वेस्ट है आपके लिए, उसमें आप कुछ क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें कंसीडर करने के लिए होती है टर्म इंश्योरेंस जब आप परचेज करने का प्लान करते हो। अच्छी चीज जानने को मिली है आज। हाँ, ऐसा भी होता है। तो मानस, हम चलते हैं अपने पॉडकास्ट के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं जानना चाहूंगा कि तेरा कोई फाइनेंशियल गोल है जो तू 5 या 10 साल या 20 साल में अचीव करना चाहता हो? हाँ, जैसे कि मैंने SIP अब काइंड ऑफ स्टार्ट ही करूंगा, जो जिसके लिए मैं डिले हो गया हूँ, जिस पर पहले मैं ध्यान नहीं दिया करता था। गोल इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि लेट्स से मैं IT में काम करता हूँ, तो IT में सबको पता है कि जॉब्स लिमिटेड है एज के बाद, सर्टन एज के बाद जाके। एंड आज के जो इन्फ्लेशन रेट देखा जाए, जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 14% है, चलो हम लोग 7-8% लेके भी चलते हैं। तो मेरा गोल ये है कि आज से 10 साल बाद मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊं और जो मेरा पैसा है एटलीस्ट वो 15 to 20% रिटर्न पर ईयर मुझे मिले, तब जाके मैं एक बैलेंस कर पाऊंगा, इन्फ्लेशन से थोड़ा ऊपर जा पाऊंगा और कुछ पैसे बचा भी पाऊंगा। ये मेरा गोल है। एंड साथ में जैसे मैंने पहले बताया था, घूमना फिरना भी होना चाहिए साल में, वो चीजें भी हैं। तो हर चीज को बड़ा एक माइन्यूटली देखना पड़ता है कि हम लोग उसको कैसे बैलेंस करें। थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो मुझे एक चीज और मानस पूछनी है, जो तूने अपना फाइनेंशियल गोल बताया है मुझे, ये तूने बोला कि मैं कुछ तेरे को 15 या 20% का तेरे को रिटर्न मिल जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव तेरा ये है कि तू फाइनेंशियली फ्री हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम तेरा ऑब्जेक्टिव है? करेक्ट, 45 तक मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहता है। तो ऑब्जेक्टिव इज कि तुझे बाय द एज ऑफ 45 तू फाइनेंशियली फ्री हो जाए। तो यह फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक लॉजिक बोला गया है, जो कि कहते हैं कि एक फायर नंबर होता है। वो फायर नंबर आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 25x होना चाहिए। लेट्स से तेरा अभी मंथली जो एक्सपेंस है वो 1 लाख है, साल का हो गया 12 लाख रुपए, तो तेरा जो फायर नंबर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपीस। करेक्ट। मतलब अगर जिस दिन तेरे पास 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस हुआ, उस दिन तेरा पैसा ऑटोमेटिकली पैसिवली तेरे को इतना कमा के दे देगा कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जो तेरा मंथली एक्सपेंस है वो आराम से मीट हो पाए। है ना? तो सॉर्ट ऑफ तो ये कह रहा है कि तेरे को 10 इयर्स डाउन द लाइन तक, तेरे को 10 साल के अंदर फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स तेरे को 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना है। हाँ, मिनिमम, है ना? ठीक है, तेरा 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस तुझे चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अब सिंस जैसे तूने बताया तू इन्वेस्टमेंट बहुत लेट शुरू कर रहा है, पहले तो मैं तुझसे ये कहूंगा कि भाई 35 की एज में तू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है ना? तो पहली तो मैं तुझसे ये कहना चाहूंगा कि भाई इन्वेस्टमेंट तो बहुत लेट स्टार्ट कर रहा है, तेरे को बहुत टाइमली कर लेना चाहिए था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। प्लस तेरा जो गोल है वो 10 इयर्स का है और तेरे को 10 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए कमाना है। उसके लिए तुझे क्लोज टू, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उसे हर साल 10% स्टेप अप करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम तेरे को 12% तक का रिटर्न मिल जाता है, तो तू नेक्स्ट 10 इयर्स में 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना सकता। आई नो ये 90,000 का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो तेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मैनेज करने के। प्रॉब्ली तू मैनेज कर भी पाए, क्योंकि तू और तेरी वाइफ दोनों जॉब करती है, दोनों SIP 45-45 की या 50-40 की SIP भी करेंगे तो हो जाएगा। आई एम श्योर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि तुम SIPs करते नहीं हो। या फिर तू ऐसा कर सकता है कि जो तेरा गोल 10 इयर्स का है, उसको 10 इयर्स की जगह उसको 15 इयर्स का कर ले। उसमें तेरे को बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। अभी तेरे को 90,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, 10% के हिसाब से स्टेप अप हो रहा था वो। अभी तेरे को सिर्फ 35,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हर साल 10% से स्टेप अप करना पड़ेगा। तो वो यही 3 करोड़ रुपए का जो गोल है, तो 10 साल की जगह 15 साल में अचीव कर पाएगा। समझ रहा है? ऑब्वियसली 10 साल की जगह तो अगर 15 साल का गोल लेके चलेगा तो जो 3 करोड़ चाहिए होगा वो 3 करोड़ से थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा चाहिए हो, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा 5 साल के हिसाब से, है ना? तो 3 करोड़ 35,000 या 40,000 रुपीज अगर तू इन्वेस्ट करना शुरू कर दे आज से, तू और तेरी वाइफ मिलकर, तो तू आराम से 10 से 15 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेगा। दूसरा गोल तेरा ट्रैवल से रिलेटेड था, वो क्या है वो और मुझे बता दो। बस यही है कि मेरा ये रहता है कि साल में 3 से 4 ट्रिप तो आप मार लो, एटलीस्ट 2 लॉन्ग हो जाए, लॉन्ग ट्रिप हो जाए, लाइक मे बी से 5 to 6 डेज। बाकी 2 या 3 छोटे हो जाए, लाइक 3 days 2 days। ऐसा होता है आसपास हम लोग अपनी कार लेके चले जाते हैं आसपास, जो भी हमारे एक्सकर्शन प्लेसेस होते हैं। थोड़ा ये गोल है, उससे थोड़ी लाइफ सही रहती है, जो मुझे फील हुआ इतने साल में। तो मेरा फर्स्ट फोकस ये है इस तरफ, ट्रैवल पे तेरा फोकस थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए। मेन फोकस मेरा यही है। तो अभी तूने जो ट्रैवल का मुझे बताया, इसमें तूने 4 ट्रिप मान लेते हैं साल के,
इसमें लॉन्ग जब तू कह रहा है तो इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रिप है या इंटरनेशनल ट्रिप में मान? डिपेंड्स, डोमेस्टिक भी हो सकती है एंड इंटरनेशनल भी। जैसे आजकल पता है फ्लाइट के रेट्स तो आसमान छू रहे हैं, राइट। जैसे तो कभी कभार डील्स निकलती हैं, तो जैसे मैंने लास्ट भी दो ट्रिप्स मारी इंटरनेशनल, वो तब ली हैं जब मुझे वो कॉस्ट इफेक्टिव लगी। अब इस टाइम पे वही डेस्टिनेशन, सेम डेस्टिनेशन आप जाओगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए नहीं है कि फ्लाइट्स बहुत महंगी है। बीच में स्कीम्स निकलती रहती हैं, अगर मुझे लगता है कि ओके ये वैल्यू फॉर मनी है इंटरनेशनल ट्रिप, तो फिर मैं उसके हिसाब से देखता हूँ। अदरवाइज फिर डोमेस्टिक में भी है। तो तेरे को क्या लगता है कि चारों ट्रिप मिला के आज के टाइम में चारों ट्रिप का तेरा टोटल एक्सपेंसेस एनुअली कितना हो जाएगा? ये देखो, इसमें इंटरनेशनल ट्रिप भी हम लोग इंक्लूड करते हैं तो अराउंड 4 to 5 लाख तो बैठेगा, जो कि 2 लोगों के लिए करेक्ट ठीक है, मतलब देखा जाए। फिर फैमिली का भी ग्रो होती है तो तेरे एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे और ट्रैवल के, है ना। जैसे तेरा गोल है ऐसा शॉर्ट टर्म गोल, शायद आई एम अज्यूमिंग कि वो नहीं होगा, तो उसको क्लोज टू 5 लाख रुपीस मान लेते हैं। हाँ, अप्रॉक्स 5 लाख लेके चल सकते हैं। हाँ, 5 लाख तक हो जाएगा। तो यार इसके लिए बेटर तो यही रहेगा कि जो तेरी 35,000 की SIP चल रही है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से देख रहा है, 10 इयर्स का 15 इयर्स का प्लान करके चलेगा। इसके अलावा ट्रैवल के लिए ना कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर जहां पे तेरे को शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सके, है ना। कुछ डेट फंड्स में, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर जहां से तो तेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करता रहेगा, इन्फ्लेशन को बीट भी करता रहेगा, एट द सेम टाइम जो तेरा मंथली या एनुअल ट्रैवल का एक्सपेंस है वो भी वहां से मीट होता रहेगा। तो तेरे को ऑल एंड ऑल क्लोज टू 70-80,000 रुपीज मंथली के एक्सपेंस करने पड़ेंगे तेरे गोल्स को अचीव करने के लिए। राइट, ये सही बात है, बिल्कुल। इसी तरह प्लानिंग हो पाएगी तब भी हम लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। राइट। तो यार मानस, हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट है। आई नो ये थोड़ा सा पॉडकास्ट लंबा हो गया, लेकिन आई एम श्योर व्यूअर बहुत एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन और काफी इंटेंस और काफी इमोशनल डिस्कशंस हुए हैं। हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मनी मिस्टेक्स, जो हमारे पॉडकास्ट का नाम भी है। इसमें हम हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनसे उनकी फाइनेंशियल ब्लंडर या जो भी मनी मिस्टेक करी होती है लाइफ में वो शेयर करने के लिए बोलते हैं। तो मानस, तूने कोई ऐसी फाइनेंशियल ब्लंडर अपनी लाइफ में करी हो जो तुझे लगता है कि जो तेरी मनी मिस्टेक थी जिसे लेके तू रिग्रेट करता हो? एक हुई है थी मेरे साथ कुछ सालों पहले, 7 इयर्स हो गए इस चीज को। पहले ना रियल एस्टेट बहुत बूम पे था, रेट्स बहुत ज्यादा थे। मैंने एक 1 BHK इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था अराउंड 7 इयर्स बैक। अब जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, दिस कांग्रेस टू मोदी गवर्नमेंट आई है, राइट, उस टाइम पे ना रियल एस्टेट बिल्कुल डम हो गया था। बिकॉज पहले तो लोग अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट करते थे, अब वो चीजें बंद हो रही थी। तो मैंने तो ब्लैक मनी तो नहीं, तो इट वाज माय हार्ड अर्न्ड मनी, राइट। मैं तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था 19.5 लाख रुपए का BHK, और उसके रेट नहीं बढ़े 7 इयर्स तक। ओके, तो तूने उसको सोल्ड, डिस्पोज ऑफ कर दी है या क्या? 7 साल बाद जाके वो मेरा 50,000 लॉस पे बिका है। एंड तब मुझे समझ में आया रियल एस्टेट में टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। एक बहुत बड़ा मिस्टेक थी लाइफ की, ना मेरे एप्रिसिएशन, उल्टा लॉस हो गया। आप अगर आप इन्फ्लेशन ऐड अप करोगे 7 इयर्स की, राइट, तो वो तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो। 50,000 तो सिर्फ एक नॉर्मल फिगर दिख रहा है, राइट। करेक्ट। 19.5 लाख, मुझे 19 लाख मिले 7 साल बाद। लेकिन अगर आप उस 19 लाख का आप इन्फ्लेशन लगाओ, अगर मैंने एग्जैक्टली किया होता, कुछ किया होता, तो उसकी क्या कॉस्ट होती? वही आदमी गलती से सीखता है। इसमें मानस में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, रादर मैं करेक्ट करना चाहूंगा। तो जैसे तेरा शायद एक्सपीरियंस रियल एस्टेट का बहुत अच्छा नहीं रहा, तो शायद तूने, हो सकता है तुझे इसलिए लगाओ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें मैं एक चीज तेरे को बोलना चाहूंगा कि यार रियल एस्टेट में थोड़ा सा वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए ना। मतलब जैसे तूने 1 BHK लिया होगा तो आई एम श्योर वो अपार्टमेंट लिया होगा। अपार्टमेंट में जनरली एप्रिसिएशन कम होते हैं क्योंकि तुझे भी पता है कि एक बार बिल्डिंग पुरानी हो गई है ना, या फिर जनरली लोगों का मन होता है कि अगर अपार्टमेंट परचेज करना है तो किसी नई बिल्डिंग में परचेज करना है, तो पुरानी बिल्डिंग वाला लोग जनरली प्रेफर करते नहीं है लेना। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाती है, बिकती नहीं है। यही रीजन होता है क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो रही है ना, इंफ्रा पुराना हो रहा है और फैसिलिटीज उतनी नहीं मिल पा रही है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होता चला जाता है। वहीं पैसे को, रियल एस्टेट को अगर थोड़ा सा वाइजली इन्वेस्ट किया जाए, कि प्लॉट खरीदा जाए या कोई इंडिपेंडेंट हाउस परचेज किया जाए, या वही पैसे को एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट किया जाए, वो एक एप्रिशिएटिंग है। बिल्कुल, वो इन्फ्लेशन बीट कर देगी तुम्हारा। यही तूने 20 लाख, आई नो 20 लाख रुपए में तेरे को कुछ लैंड नहीं मिलता, शायद Tier 3 Tier 4 सिटीज को तुझे कुछ मिल जाता छोटा मोटा, वो तेरे को शायद एप्रिसिएशन दे गया होता है, एटलीस्ट इन्फ्लेशन तो बीट करा दिया होता। तो रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव, करेक्ट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तेरा खराब रहा। लेकिन अब से जो भी तेरे डिसीजंस
रियल एस्टेट से हो, थोड़ा उस साइड पे अगर होके तू सोचेगा तो ज्यादा बेटर वाइजली डिसीजन ले पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो थैंक यू सो मच मानस हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा डिस्कशन रहा है और आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है ये वाला पॉडकास्ट, क्योंकि जो कोविड वाली सिचुएशन या कोविड वाला इंसिडेंस तूने शेयर किया है वो आई एम श्योर हर बंदे की लाइफ में कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पा रहा होगा, कहीं ना कहीं रिलेटिव या किसी ना किसी फ्रेंड या किसी ना, क्योंकि हर जैसे तूने कहा फैमिली में किसी ना किसी को हुआ ही होगा पक्का। तो इस नोट पे इस पॉडकास्ट को करते हैं हम खत्म। और मैं अपने सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज यार हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो रहे हैं। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि कोई भी हमारा व्यूअर चाहता है कि हम उनके पास आए पॉडकास्ट शूट करने, इस तरीके का एक गुड डिस्कशन करने, उनके पर्सनल फाइनेंसेस समझने या उसके अलावा भी कुछ और बात वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का एक लिंक डाल दिया, उसको फिल जरूर कर देना, हम आपको जरूर रीच आउट करेंगे और हम पॉडकास्ट जरूर शूट करेंगे। थैंक यू सो मच।